नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज 14 फरवरी है, यानी बेहद खास दिन, क्योंकि आज है वसंत पंचमी। सबसे पहले इस विशेष दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से करीब 2 महीने बाद देश में आम चुनाव हैं और इसके लिए तमाम सियासी दल अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और आप तक ताजा तरीन इलेक्शन न्यूज पहुंचाने के लिए हम भी बिल्कुल तैयार हैं। वसंत पंचमी के शुभ दिन से IBC 24 पर स्पेशल चुनावी बुलेटिन्स को आप लगातार देख पाएंगे। अब से हर रोज सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे आप देखेंगे चुनावी खबरों का हमारा बुलेटिन खबर चुनावी है। और इसी तरह से प्राइम टाइम में रात 9 बजे आप अब से एक बार फिर से 1 घंटे का महा इलेक्शन बुलेटिन आज से देख पाएंगे। सरकार तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे इन खास चुनावी बुलेटिन्स को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो खबर चुनावी है में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। ये तमाम वो खबरें हैं जो चुनाव के लिए आज से महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये वो खबरें हैं जो सीधे सीधे चुनाव को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर CM मोहन यादव का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कठपुतली तो सुना था, बतपुतली पहली बार देख रहे हैं। सपा के मुखिया ने यह भी लिखा कि जिनको ये ना मालूम हो कि कहना क्या है, उनको क्या सुनना। दरअसल CM डॉक्टर मोहन यादव बीते दिनों यूपी के आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पर वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जब बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ से बिगुल फूंका गया तो अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा। इन सब के बीच कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आपको बताते चलें कि आजमगढ़ वो सीट है जहां पर विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो इस आजमगढ़ जिले की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और यह आजमगढ़ सीट जो है लोकसभा के लिहाज से देखें तो एक तरफ गोरखपुर की सीट से लगा हुआ है तो एक तरफ बनारस की सीट से लगा हुआ है। यही वजह है कि आजमगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जबरदस्त फोकस कर रही है। RSS की प्रमुख शाखाओं से संबंधित बैठकें यहां पर हो रही हैं और यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव को यहां पर भेजा गया, चूंकि यादव हैं और इस सीट पर यानी आजमगढ़ के आसपास यादवों की संख्या अच्छी खासी है। वहां जाकर उन्होंने इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधा और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से यह रिएक्शन आया। उन्होंने एक बकायदा वीडियो को ट्वीट भी किया है। तो शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है। ईडी की ओर से 6वां समन जारी किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। यह खबर भी दिल्ली के होने वाले लोकसभा चुनाव से के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 सीटें हैं लोकसभा की और इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में इस दिल्ली में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। 2014 में सभी सीटें जीतने में कामयाब हुए थे और 2019 में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। ऐसे में अगर 400 पार के नारे को बीजेपी को जीतना है तो ऐसे में दिल्ली को भी उसे जीतना होगा। इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल को लगातार समन्स जारी हो रहे हैं। ईडी का दबाव लगातार उन पर हो रहा है। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो केजरीवाल कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी कैसे इन चुनौतियों के बीच में चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी, ये भी दिलचस्प है। इधर लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नर्मदापुरम से युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हर्षित गुरु, नर्मदापुरम के 3 पार्षद, यूथ कांग्रेस के सचिव राजेश रघुवंशी समेत करीब 3 दर्जन पदाधिकारियों ने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली है। तो वहीं उधर दूसरी तरफ विदिशा के गंज मासोदा से जनपद पंचायत अध्यक्ष नीतू रघुवंशी ने कई जनपद सदस्यों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है।
इधर सीधी से महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना मिश्रा और रोहित मिश्रा समेत दर्जन भर नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हुए कामों से प्रभावित होकर सच्चे सनातनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हजारों तो ठीक है, लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि इस देश के अंदर अगर कुछ करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में ही हम देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। जो पार्टी की रीति नीति एकदम विपरीत हो गई है, पार्टी की सोच एकदम विपरीत हो गई है, ऊपर के नेता चापलूसों से घिरे हुए हैं, उनकी मानसिकता अब एक विपरीत दिशा में बह रही है। जिन्होंने भगवान राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है जिस अहंकार में, तो वो उस झंडे को तो हम जैसे संघर्षशील कार्यकर्ता कभी साथ में लेके नहीं चल सकते। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी असुरक्षित हैं, कुछ मामले सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सुमित्रा महाजन ने एक बयान दिया है कि राम का नाम लो और भाजपा में आ जाओ, इसके जवाब में कमलनाथ ने भी रिएक्शन दिया। कमलनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इन सब के बीच कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार इसलिए चर्चित थे क्योंकि एक राज्यसभा सीट जो कि कांग्रेस के कोटे से तय होनी है, इसमें कमलनाथ के भेजे जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन सारे नामों को साइड कर अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने का कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन आदिवासियों पर अत्याचार का एक मामला सामने आया जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी कही और साथ ही सुमित्रा महाजन ने जो बयान दिया था उस पर भी रिएक्शन दिया। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ। देखिए, ये तो हर जगह हो रहा है, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार, आदिवासी पूरे प्रदेश का असुरक्षित है, वो कह रही है। अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं, वो सब जितनी मन मनसा है वो करें। इधर राज्यसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान से सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दे दिया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। चंद्रकांत हंडोरे महाराष्ट्र के दलित नेता हैं। इधर राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान होते ही सोनिया गांधी ने जयपुर में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। बता दें कि इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, चूंकि उम्र की का हवाला भी दिया जा रहा है। चूंकि रायबरेली सीट से परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है, वहां से लंबे समय से वो लोकसभा का चुनाव लड़ती रही हैं, सांसद बनती रही हैं। लेकिन अब चूंकि राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने से यह तय हो गया है कि इस बार रायबरेली सीट से सोनिया गांधी मैदान में नहीं उतरेंगी लोकसभा चुनाव में। इधर मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अशोक सिंह कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं और इससे पहले वो 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चारों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरूंगा और कांग्रेस के वचन पत्र के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह को बनाया है। अब बात करते हैं कि आखिर उन पर जो पार्टी ने, सर आप पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, कैसे देखें सर उस पूरे? वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, साथ में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का भी बहुत आभार जिन्होंने ये विश्वास जताया है कि मैं पार्टी की सेवा और अच्छे से कर सकूं। मेरा प्रयास होगा कि मैं कार्यकर्ताओं और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर लंबे समय से आप भी राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और इतना
चूंकि भरोसा पार्टी ने जो आप पर जताया, एक नया आभामंडल जो तैयार होगा, किस तरीके से देखें कि मध्य प्रदेश में अब किन मुद्दों को इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद आप उठाते हैं? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश के मुद्दे जो केंद्र में लंबित हैं और जो परियोजनाएं हैं, साथ में हमारे जो पार्टी की जो घोषणा पत्र में भी जो चीज़ें कही गई हैं उनको कराने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि राज्यसभा आज कल आखिरी डेट है, तो सबसे पहले तो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन लोग बात करें। बिल्कुल, देखिए कल नामांकन दाखिल करेंगे और कल नामांकन दाखिल करने के बाद ही तमाम सारी बातों का जवाब जो है वो अशोक सिंह जो है वो देते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर एल मुरुगन एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचेंगे। माया नरोलिया, बंसीलाल गुर्जर और उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वहीं बंसीलाल गुर्जर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो माया नरोलिया महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 सीटों में से 4 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के कोटे से उनका प्रत्याशी जाना तय है। राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 15 फरवरी यानी कल नामांकन का आखिरी दिन है और 4 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, माया नरोलिया एक महिला कैंडिडेट भी भेजी जा रही हैं। माया नरोलिया इस वक्त महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसान वर्ग को भी यहाँ पर देखने की कोशिश की गई है। और उमेश नाथ महाराज जो कि उज्जैन से हैं और पीठाधीश्वर हैं। ऐसे में कुल मिलाकर इन तमाम समीकरणों को भी साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो नर्मदापुरम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया को बीजेपी ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी आज घोषित की। माया नरोलिया नर्मदापुरम की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत से की थी। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने कब मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मैं खुद आश्चर्यचकित थी जब मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे संगठन के निर्देश के अनुसार, हमारे पार्टी के निर्देश के अनुसार और हमारी सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का काम करें। खबर चुनावी में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़ी खबर है। जब शिवराज वृक्षारोपण के कार्यक्रम से निवास वापस लौट रहे थे, तब स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने अचानक उनका काफिला रोक लिया। ये सभी संस्कार भारती विद्यापीठ के हैं। बच्चों और शिक्षकों ने मामा मामा के नारे लगाए। वसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती पूजन करने का आग्रह किया। मां सरस्वती का पूजन कर बच्चों के बीच शिवराज पहुंचे। बच्चों को जल्दी उठने, पढ़ने और आगे बढ़ने की उन्होंने शिक्षा भी दी। शिवराज ने बच्चों को फ्लाइंग किस देकर वहां से विदा भी ली। कहता हूं कि मैं तेरे तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता हूं। पढ़ने के पहले रोज सरस्वती मां को याद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिले के दौरान सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि कल राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और 27 फरवरी को मतदान होना है। फिलहाल देवेंद्र प्रताप सिंह लैलूंगा क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। 2005-2006 में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री, 2008 में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य, 2011 में जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी वो रह चुके हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो रायगढ़ राजघराने से हैं, उनको राज्यसभा का नामांकन फार्म दाखिल करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी चयन किया है। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य जो प्रत्याशी बनाए भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, 2 सेट नामांकन दाखिल किया है और अभी अपनी पत्नी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आए हुए। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपको प्रत्याशी यहाँ बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व का पल है। मतलब जीवन धन्य हो गया। मोदी जी के साथ में जो दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा। ये बड़ा गर्व का पल है। आज देख रहा हूँ आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे। जी आए हुए हैं। रानी साहब भी साथ में हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके हस्बैंड को बनाया गया, निर्विरोध हो गए, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हुआ और ये सिर्फ बीजेपी में ही होता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता को उच्च सदन तक पहुंचाया। तो आपने सुना कि राजा साहब ने कहा कि मुझे काफी आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का कि उन्होंने उस राज्यसभा के लायक उनको चुना है। और वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी पत्नी ने कहा कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि बिना किसी के प्रयास के इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको दी जाए। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन टिकट को लेकर अभी से राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में पहली बार दावेदारों का आंकड़ा दर्जन भर से ज्यादा है। इस सीट पर भाजपा से खास से लेकर आम चेहरे तक कतार में है। दावेदारों में पूर्व सांसद गोमती साय तो है ही, गणेश राम भगत, सुषमा खलखो, पूर्व IPS RP साय, श्रीकांत सोमावार, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, पूर्व संसदीय सचिव सुनीति राठिया, सांता साय, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जैसे नाम शामिल हैं। इधर कांग्रेस में भी दावेदारों से बायोडेटा मंगवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा नाम कांग्रेस खेमे से भी सामने आ चुके हैं। दावेदारों में पूर्व विधायक हृदयराम राठिया, दयाराम धुर्वे, चक्रधर सिदार, विधायक लालजीत सिंह राठिया जैसे चेहरे तो हैं ही। इसके अलावा राज परिवार से जयमाला देवी सिंह, मेनका सिंह, कुलिशा मिश्रा जैसे नाम भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा से लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र तक की मीटिंगें चालू हो गई है और हर लोकसभा क्षेत्र में 11 लोकसभा, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा के लिए क्लस्टर तैयार हो गया है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। सब पर्यवेक्षक आ रहे हैं और नाम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ कर ही व्यक्ति को टिकट देती है जो भारतीय जनता पार्टी का काम करे। पूरा माहौल पूरे देश में भाजपा में हो गया है। इस करके रायगढ़ लोकसभा से भी बहुत सारे प्रत्याशियों के द्वारा आवेदन किया गया है टिकट के लिए। लगभग 35-40 नाम अभी तक मेरे पास जानकारी में आ चुके हैं रायगढ़ लोकसभा से, और जिनमें बहुत सारे प्रमुख नाम भी हैं, बहुत रिटायर्ड लोग भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सब टाइप के लोग हैं। पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़वाना है। तो इसी के साथ फिलहाल खबर चुनावी है में इतना ही।